हेलो एवरीवन। आज की क्लास नंबर 6 में जो कि यूपीटीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एक क्विक रिवीजन होगा आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड राइटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस का जो इंक्लूजन है आज की इस क्लास में मैंने करा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन है तो बहुत कम टाइम होगा और बहुत जल्दी हम इसको रैप अप करेंगे इस क्लास को, आज की क्लास को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहले आप सभी के लिए ये पहला क्वेश्चन रहा, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हमने अपने कम्युनिटी टैब में आपसे क्वेश्चन कर रखा है। वहां पे मैंने ये यहाँ पे एक पोल के वे में आपसे पूछा भी है, मैंने क्वेश्चन करा हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द मास्टरपीस ऑफ गॉल्सवर्दी इज। गॉल्सवर्दी के मास्टरपीस वर्क के बारे में आपको बताना है। आप सभी जानते हो गॉल्सवर्दी, जॉन गॉल्सवर्दी की बात हो रही है, नोबेल प्राइज विनर हैं ये, और इनकी मास्टरपीस जो वर्क है उसके बारे में बात करनी है। द फ्रीलांस फ्रेटर्निटी, पैट्रिशियन या है द फॉरसाइट सागा। तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे, द फॉरसाइट सागा इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा होगा। फॉरसाइट सागा की बात करते हैं तो 1922 में ये पब्लिश हुआ है। इसको लिखना जो स्टार्ट किया था 1906 से लेकर के 1921 तक लिखा हुआ है, जिसमें 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स इंक्लूडेड है। 2 इंटरल्यूड्स का इंक्लूजन है। कभी कभी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपकी कि फॉरसाइट सागा किस ईयर में पब्लिश हुआ है, तो दैट इज इन द ईयर 1922। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज वी हैव वर्च्यू एंड वाइसेस आर पर्सोनिफाइड इन। वर्च्यू एंड वाइसेस का जो पर्सोनिफिकेशन हुआ है कि मतलब कहाँ पे वर्च्यू एंड वाइसेस इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ पे यूज होते हैं, किस तरीके के ड्रामा लिखते वक्त यूज होते हैं, जो कि मेडिवल टाइम में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे ड्रामा एक इम्पॉर्टेंट जॉनर था लिखने का। तो आपको बताना है कि ये किस तरीके के प्लेस में लिखा जाता था, मोरालिटी प्लेस में, मिरेकल्स प्लेस में, इंटरल्यूड्स में या मिस्ट्रीज में। तो आंसर है जो हमारा वो है हमारा ऑप्शन ए, मोरालिटी प्ले। वर्च्यू एंड वाइसेस की बात हो रही है कि जो पुण्य और पाप की बात हो रही है, तो वो जो मॉरलिटी प्लेज लिखे जाते हैं उनमें इनका बात होती है, जहां पे एक मॉरल सब्जेक्ट मैटर पे या एक कहीं ना कहीं किसी तरीके का नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए जो सब्जेक्ट मैटर को चूज करते हुए कोई ड्रामा लिखा जाता है, तो वाइसेस एंड वर्चूज का उसमें यूज होता है कि आपको गलत और सही दोनों जो होते हैं, वाइसेस एंड वर्चूज आपको रोकते हैं और वर्चू आपको रोकता है गलत काम करने के लिए, जबकि वाइस जो होता है वो आपको एक तरीके से इंस्टिगेट करता है, एक तरीके से आपको इंस्पायर करता है कि आपको नहीं, मोटिवेट करता है कि आपको गलत काम करना चाहिए। तो इन दोनों का जहाँ पे पर्सोनिफिकेशन या जहाँ पे ये पर्सोनिफाइड किए जाते हैं जिस तरीके के ड्रामा में, वो हम मोरालिटी प्लेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट इन द ईयर 1942, 1842, 1846, 1850 या है 1854। किस ईयर में टेनिसन को अपॉइंट किया था पोएट लॉरिएट? तो दैट इज द ईयर 1850। 1850 इज द करेक्ट आंसर, और एक लंबा टाइम ड्यूरेशन था 1850 से 1892 तक ये पोएट लॉरिएट थे। टेनिसन की बात करते हैं, अपनी डेथ ईयर पे जो था 1892 को इनकी डेथ हुई थी, तो इसी ईयर तक ये पोएट लॉरिएट थे टिल हिज डेथ। तो एक लंबा टाइम ड्यूरेशन था 1892। ये 42 इयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन था, ये तब तक पोएट लॉरिएट थे बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और किसकी डेथ के बाद में हुए थे वो आप सभी को पता है, डब्ल्यू मींस विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में पोएट लॉरिएटशिप टेनिसन को मिली थी, जो कि विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डब्ल्यू बी ईट्स रिसीव्ड हिज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डब्ल्यू बी ईट्स की बात हो रही है, विलियम बटलर ईट्स आयरिश पोएट की बात कर रहे हैं हम। तो आपको बताना है किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था, एंड आंसर वी हैव दैट इज ऑप्शन यहाँ पे है 1923। 1923 वाज द ईयर जब इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। कीट्स के से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर में भी आया होगा, अगर कीट्स वहां पे राइटर होंगे
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कीट्स के बारे में पूछा जाता है कि उनके एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने ओड्स लिखे हैं उसके बारे में बात होती है। एज अ पोएट अगर उनको पूछा जाता है उनके पोएम्स के बारे में बात होती है, और साथ ही साथ उनकी ग्रीक जो क्वालिटी थी, ग्रीक स्किल्स थे जो अपने वर्क में या अपनी पोएट्री में ग्रीक टच पे बेस्ड ऑन अपनी पोएट्री को लिखा करते थे। तो इसी से रिलेट करता हुआ ये हमारा क्वेश्चन है, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक, और किसने कहा है, ये शेले ने कहा है, पीबी शेले की बात हो रही है। पीबी शेले, और किस लिए कहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस ब्यूटीफुली या ब्रिलियंट एक्सीलेंस के साथ में, स्किल के साथ में अपनी पोइट्री को एक ग्रीक टच देते थे, ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक ट्रेडिशन, ग्रीक कल्चर के बारे में बात करी है उन्होंने अपनी पोइट्री में, उसी से रिलेट करते हुए सेले ने कीट्स को ग्रीक बुलाया है, कीट्स वाज अ ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेइस्ट पर एक्सीलेंस किसको बोला जाता है, बेकन, लैम्ब, अर्नोल्ड या है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे लैम्ब करेक्ट होगा, चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है। और किसको ये किसने बोला है, एसेइस्ट पर एक्सीलेंस की बात करते हैं तो ह्यू वॉल्कर, ठीक है, क्रिटिक थे इन्होंने। एसेइस्ट पर एक्सीलेंस मींस एज एन एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब वाज एक्सीलेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। एंड बेकन ने भी एसेज लिखे हुए हैं, बट चार्ल्स लैम्ब ने जिस ब्यूटीफुल एक इनोसेंस के साथ में एसेज को लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई ह्यू वॉल्कर कॉल्ड हिम एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, हु कॉल्ड Charles Lamb essayist par excellence, so that would be the Hugh Walker would be the answer. Next number question, the rhyme scheme of the Shakespearean sonnet is. Shakespearean sonnet का आपको rhyme scheme बताना है, important most repeated question है ये हमारा। अगर बात करते हैं मोस्ट आस्क क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बार बार अगर इस इजी क्वेश्चन के वे में बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नंबर 3 करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम होता है, आम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। 14 लाइंस का ये सोनेट होता है, आप सभी जानते हो 14 लाइंस में सोनेट लिखी जाती है। उसी के पैटर्न पे ये ए बी सी डी ई एफ जी जी करता हुआ बाद में एक लास्ट में कपलेट होता है, जो कि पहचान है शेक्सपियरियन सोनेट की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एब्सोलम एब्सोलम इज अ नॉवेल बाय। नॉवेल की बात करते हैं, एब्सोलम 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 एक्टोफेल है जो कि जॉन ड्राइडन ने पोयम लिखी हुई है, बट यहाँ पे एब्सोलम एब्सोलम नॉवेल की बात कर रहे हैं हम, तो रॉबर्ट फॉस, विलियम फॉकनर, वॉल्ट विटमैन या अर्नेस्ट हमिंगवे किसने लिखा है। तो एक तो इंपॉर्टेंट है कि ये चारों जो हैं ये कौन है, अमेरिकन राइटर है, ठीक है, अमेरिकन राइटर है। अब आपको इसमें से बताना है कि किसने इसको लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है किसने, विलियम फॉकनर ने लिखा हुआ है। किस ईयर में इसको पब्लिश करा था विलियम फॉकनर ने, 1936, ठीक है, पब्लिश हुआ है 1936 में। Who among the following is not associated with the translation of the Bible? Miles कवरडेल, विलियम टेंडेल, थॉमस ब्राउन या जॉन वीकलीफ। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन ऐसा राइटर है जो कि बाइबल की ट्रांसलेशन से नहीं एसोसिएट करता है, उसका कोई संबंध नहीं है बाइबल की ट्रांसलेशन से। तो हम सभी जानते हैं विलियम टेंडेल ने लिखा हुआ है, एंड मिस माइल्स कवरडेल, एंड साथ ही साथ जॉन वीकलिफ ने लिखा हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर होगा जो नहीं एसोसिएटेड है वो है हमारा थॉमस ब्राउन। ओके, थॉमस ब्राउन इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर जॉनसन की बात हो रही है यहाँ पे, डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। आपको डेट के साथ में ईयर को बताना है, कभी कभी सिर्फ ईयर भी पूछ सकता है तो वो भी याद करना इंपॉर्टेंट है, और वो जनरली याद रहता है आपको। बट यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि चारों ऑप्शंस में 15 15 15 दे रखा है, तो आपको ईयर पता है तो आप इसका आंसर कर दोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, मींस 15 अप्रैल 1755 was the year when Dr. Samuel Johnson published his Dictionary of the English Language। एक बहुत ही मैग्नम ओपस डिक्शनरी जो कि सैमुअल जॉनसन ने, द ग्रेट क्रिटिक ने लिखा हुआ है ऑफ द 18th सेंचुरी।
When was Paradise Lost published? Paradise Lost published किस ईयर में हुआ था? 1657, 1671, 1637, 1667. Correct answer is option D, 1667. And second, अगर वर्जन की बात करते हैं, सेकेंड एडिशन इसका जो आया था, that was in the year 1674. Okay, 12 बुक्स के साथ में ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आपका ये, बार बार ये क्वेश्चन दोहराया जाता है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जरूर आप ध्यान दे करके इससे रिलेटेड पूरी चीजें कि कितने बुक्स में पहली बारी पब्लिश हुआ, कितने बुक्स में आपको लास्ट टाइम जब हुआ पब्लिश, जो सेकेंड एडिशन आया इसका, जो एक एक्सटेंडेड एडिशन आया था, कितने बुक्स में किस ईयर में पब्लिश हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन वाज प्रीलूड पब्लिश? प्रीलूड की बात करते हैं, किसका वर्क है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। हु कंपोज्ड प्रीलूड? ठीक है, द प्रीलूड। प्रीलूड किसने कंपोज किया है ये आंसर दीजिएगा, इजी आंसर है। आई होप आप सभी इसका करेक्ट आंसर दोगे। तो इसके मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी कि किसने कंपोज करा हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं इसका पब्लिकेशन ईयर बता दे रही हूँ, आप सभी इसको भली भांति परिचित होंगे। 1850 वाज द ईयर जब ये पब्लिश हुआ है, और इसी ईयर में उस राइटर की, उस ऑथर की डेथ हुई थी जिसने इसको लिखा हुआ है। द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस इज, प्रिंस की बात करते हैं, एक पॉलिटिकल ऐसे है, पॉलिटिकल जो आपका वर्क है, अगर इसकी बात करते हैं तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो टाइम था ये थॉमस हॉब्स, और ये प्रिंस जो वर्क लिखा हुआ है ये द प्रिंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैकियावेली, वोल्टेयर, रूसो, थॉमस डी क्विंची, ये पॉलिटिकल एक राइटर थे जिन्होंने लिखा हुआ है ये वर्क। ये चारों की बात करते हैं अगर हम, बाकी इसको लिखने वाले जो हैं वो मैकियावेली हैं। ऑप्शन हमारा जो है वो एक करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर, द 7-line स्टैंजा used by medieval poets is known as terza rima, rhyme royal, tetrameter या internal rhyme। कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, राइम रॉयल। आम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है राइम रॉयल। और मेडिवल टाइम में मतलब स्पेशली इसको चौसर ने बहुत ज्यादा यूज करा हुआ है, चौसर ने इसको एक तरीके से इन्वेंट भी किया हुआ है। बात करते हैं राइम रॉयल क्यों बोला जाता है, इसको चौसरियन स्टैंजा बोलते हैं। 7 लाइन चौसरियन स्टैंजा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों सेम है। जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसको चौसरियन स्टैंजा भी बोलते हैं, और इसको चौसर ने अपने वर्क में सबसे पहले यूज करा हुआ है। राइम रॉयल इसलिए बोला जाता है कि इसको किंग जेम्स फर्स्ट ने अपनी वर्क में, अपनी पोइट्री में यूज करा था, एंड दैट्स व्हाई इसको एक रॉयल पेंटेड पिला, रॉयल राइम बोला जाता है। बाकी इसके राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो A B, ये रहा 7 लाइन। इसकी बात करेंगे राइम स्कीम, ठीक है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द पायोनियर ऑफ गोथिक नॉवेल? दैट इज ऑप्शन ए हमारा है होरेस वॉलपोल। द कैसल ऑफ द ओटोरेंटो, इसको लिखा है होरेस वॉलपोल ने, कैसल ऑफ ओटोरेंटो। ठीक है, ये हमारा नॉवेल है जो कि होरेस वॉलपोल ने लिखा है। अगर हम पायोनियर की बात करते हैं गोथिक नॉवेल की, तो वो कैसल ऑफ द ओटोरेंटो ही रिगार्ड की जाती है। दिस इज द फर्स्ट नॉवेल जो कि गोथिक नॉवेल में लिखा गया है, गोथिक सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है, और गोथिक नॉवेल की जॉनर की कैटेगरी में आता है ये नॉवेल। होरेस वॉलपोल ने इसको लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स ओपन्स विथ ओड टू ड्यूटी, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ओड इमॉर्टेलिटी ओड या कुबला खान। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। किसकी पोयम थी? कॉलरिज की पोयम है। कॉलरिज की पोयम से लिरिकल बैलेट जो 1798 में पब्लिश हुआ है, ये लिखने स्टार्ट होता है, ये पहली पोयम थी इसकी। और लास्ट जो पोयम थी वो हमारी थी W की, मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की।
तो उस पोयम कौन सी लास्ट पोयम थी WW की, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी लिरिकल बैलेट्स ये कलेक्शन ऑफ पोयम्स है। विद दिस पब्लिकेशन रोमांटिक एरा इज स्टार्टेड। ये रिगार्ड किया जाता है ऐसा कि इसके पब्लिकेशन से रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग हुआ था। मैंने बता दिया है, राइम ऑफ एंसेंट मरीनर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज की पोयम थी जिससे ये लिरिकल बैलेट्स ओपन होती है, मतलब इसका पहला ये पोयम था। बाकी इसमें नंबर ऑफ 23 पोयम्स थे, जिसमें 19 पोयम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी, और इसके साथ ही साथ 4 पोयम्स जो थी वो थी किसकी, कॉलरिज की थी। तो आपको बताना है कि लास्ट जो पोयम थी वो वर्ड्सवर्थ की ही थी। इस पोयम कलेक्शन का जो एंड होता है इस लिरिकल बैलेट के फर्स्ट वॉल्यूम का, वो वर्ड्सवर्थ के पोयम से होता है। आपको उस पोयम का नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रीगेन। पैराडाइज रीगेन किसने लिखी है, मिल्टन ने लिखी है। आपको बताना है कितनी बुक्स में ये लिखी गई थी पैराडाइज रीगेन, 1, 2, 4 या 10। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 करेक्ट होगा। किस ईयर में पब्लिश हुआ है, 1671 में ये पब्लिश हुआ है। यहाँ पे इसके पब्लिकेशन ईयर को मैंने बता दिया आपको, 1671 पब्लिश हुआ है। 4 बुक्स में पब्लिश हुआ है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज रीगेन वर्क था। अगला है पोयम था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर बताना है, ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल या प्रोज है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा पोएट्री है। पोएट्री को ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जॉनर रिगार्ड किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। एंड अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इंटरल्यूड इज अ टाइप ऑफ। इंटरल्यूड की बात करते हैं तो ये किस तरीके की पोएट्री है, और नॉवेल है, पोएट्री है, ड्रामा है या प्रोज है। इंटरल्यूड किस में लिखा जाता है, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वो क्या है हमारा, वो लिखा जाता है नॉवेल में। इंटरल्यूड जो होता है एक नॉवेल के बीच का जो गैप होता है, जैसे सीरीज ऑफ नॉवेल्स होती हैं तो उसमें जो सीन्स होते हैं सीरीज ऑफ 1, 2, 3 पार्ट में होता है, तो बीच में उसमें आपका इंटरल्यूड इंक्लूड किया जाता है, सो दैट कि थोड़ा सा एक रिलैक्स आपको मिल सके। जैसे हम कॉमिक रिलीफ की बात करते हैं, ड्रामा में कॉमिक रिलीफ होता है कि जो सीरियस ड्रामाज होते हैं वहां में कॉमिक रिलीफ के थ्रू कुछ ऐसे सीन्स दिए जाते हैं, एक रिलैक्सिंग सीन्स होते हैं जो कि सीरियस जो मैटर होता है या सीरियस जो सीन्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसके बीच में कुछ एक फन टाइप का है, सो दैट ऑडियंस थोड़ा रिलैक्स कर सके, और आगे फिर से उसको कवर किया जाता है। जो सीरियस सीन्स होते हैं वो फिर से आते हैं। कॉमिक रिलीफ एक छोटा सा पार्ट दिया जाता है, पार्ट होता है वो कि किसमें होता है, वो ड्रामा में होता है, ठीक है। और इंटरल्यूड्स की बात करते हैं, इंटरल्यूड इज अ टाइप ऑफ नॉवेल, नॉवेल का एक टाइप। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पेरिपेटिया मीन्स। पेरिपेटिया का मीनिंग क्या होता है, आपको इसका आंसर देना है। कोई भी ड्रामा लिखते वक्त दीज आर थिंग्स, कैथारसिस, पेरिपेटिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रैजिक हीरो कैरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसको किसने बताया है, ये अरिस्टोटल ने जब डिफाइन करा उन्होंने ट्रेजेडी को, तब उन्होंने बताया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो भी किसी भी ट्रेजेडी को लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे उसी से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। पेरिपेटिया का मीनिंग क्या होता है, परगेशन ऑफ इमोशन, ट्रैजिक फ्लॉ, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, या आपका है रिकॉग्निशन ऑफ एरर। तो ये है हमारा ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून का जो मतलब होता है, जब किसी ट्रैजिक हीरो के या हीरो के जो लाइफ में या उसके फॉर्च्यून में सडन जो चेंज होता है, और वो चेंज सब कुछ बदल के रख देता है, उसकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करके रख देता है, कि वो अच्छा होते हुए भी उसके अंदर क्वालिटीज होते हुए भी वो ट्रैजिक हीरो कहलाता है, कि मतलब वो फॉर्च्यून के आगे एकदम हार जाता है, डिफीट हो जाता है, बोर डाउन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, जो कि पेरिपेटिया के नेम से जाना जाता है। ये ट्रैजिक हीरो के फॉर्च्यून में होता है, ट्रैजिक हीरो के। और किसने इसको बताया है, एरिस्टोटल ने। दिस टर्म इज गिवन बाय एरिस्टोटल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने इस क्लास में
आप सभी एस्पिरेंट्स के साथ में डिस्कस करा। मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे उसको जरूर बताइएगा कि कौन सी लास्ट पोएम है आपकी लिरिकल बैलेट की। और इसके साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्लास में आप सभी एस्पिरेंट्स से मैं मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वॉच आउट करते रहिए। यहाँ पे जो आपको एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियोस के लिंक दिख रहे हैं उसको आप जरूर वॉच आउट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।